तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या पढ़ेंगे? लेखांकन के सिद्धांत या अवधारणा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लेखांकन सिद्धांत होता क्या है। लेखांकन सिद्धांत क्या होता है? लेखांकन की सामान्य आधारभूत मान्यताओं तथा कार्य पद्धति संबंधी नियमों को लेखांकन सिद्धांत कहते हैं। यानी कि जिस आधार पर हम लोग क्या करते हैं, लेखा करते हैं। लेखांकन में लेखा करते हैं, जो लेन देन होते हैं उसका क्या करते हैं हम लोग? लेखा करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? जो नीति नियम होते हैं उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं? लेखा करते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेखांकन सिद्धांत कहते हैं। ठीक। और ये जो लेखांकन सिद्धांत होते हैं क्या होते हैं? मनुष्य द्वारा बनाया जाता है इनको, न कि ये आविष्कारक होते हैं और न ही प्रकृति से प्राप्त होते हैं। मतलब ये इसको आविष्कार नहीं किया गया है और न ही ये जो है सिद्धांत है वो प्रकृति से प्राप्त है। इसको क्या किया जाता है? मनुष्य के द्वारा, जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा क्या किया है? बनाया गया है। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे लेखांकन के सिद्धांत या अवधारणा। तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है? लेखांकन अवधि अवधारणा। इसमें जो व्यावसायिक लेन देन है उसका जो है इस अवधारणा के अंतर्गत क्या है? व्यावसायिक लेन देनों का जो यथा समय है उचित पुस्तकों में लेखा करना होता है। मतलब जो इसमें ना क्या है, लेन देन होते हैं उनको क्या किया जाता है? एक निश्चित समय के अंतर्गत जो है निश्चित पुस्तकों में, उचित पुस्तकों में, मतलब जो जिस पुस्तकों में लेखा किया जाता है उसमें क्या किया जाता है? इसको निश्चित अवधि के अंतर्गत लेखा किया जाता है। ठीक है। उचित समय में इसे प्रबंध और क्या किया जाता है? प्रबंध के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जाता है। जो प्रबंधक होते हैं, ठीक है, उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिससे क्या होता है? जो लेखा कार्य है उससे उसमें गड़बड़ी ना हो सके और क्या है, संभावना न्यूनतम हो। गड़बड़ी की जो संभावना है वो न्यूनतम हो, मतलब कि गड़बड़ी ना हो। ठीक है। और हो भी रहा है तो सामान्य मात्रा में हो, कम मात्रा में। ठीक है। इससे आर्थिक स्थिति का समय समय पर आकलन भी किया जाता है। जो व्यापार की आर्थिक स्थिति होती है उसका आकलन भी किया जाता है। और इसकी अवधि क्या होती है? 12 महीने की होती है। इसमें मासिक, तिमाही, छमाही किसी भी आधार पर वो क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, लेखा कार्य कर सकते हैं। इसके अंतर्गत 2 प्रकार की होती है लेखांकन अवधि जो है। क्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और दूसरा वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है? द्विपक्षीय अवधारणा। इसके अंतर्गत जो व्यापार की संपत्ति और दायित्व होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब इसमें 2 पक्ष होता है, नाम और जमा। ये जो लेन देन होते हैं उसमें कितने पक्ष होते हैं? नाम और जमा। तो इस तरह से इसका समीकरण क्या बन जाएगा? लेखांकन समीकरण जब बनेगा तो संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व हो जाएगा। और सेकेंड वाला जो समीकरण क्या बन जाएगा? पूंजी बराबर संपत्तियां माइनस दायित्व। और थर्ड वाला क्या बन जाएगा? दायित्व बराबर संपत्तियां माइनस पूंजी। आगे हम लोग इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो इसमें थर्ड पॉइंट में क्या है? मुद्रा मापन की अवधारणा। इसमें उन्हीं लेन देनों को लिखा जाता है, पुस्तक में लिखा जाता है जो मुद्रा में मापा जाता है, मापा जा सकता है। मतलब जिसको मुद्रा में मापा जाता है, यानी कि पूंजी में जिस लेन देन को रोकड़ में, पूंजी में क्या किया जाता है? कि लेन देन किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है, उसी को लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है। तो ये मुद्रा मापन की अवधारणा हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका? प्राप्ति की अवधारणा। इसके अंतर्गत जो वो विक्रय किया जाता है वस्तुओं का, जो व्यापारी द्वारा विक्रय किया जाता है, उससे जो आगम प्राप्त होता है, मतलब अब जितने का लागत लगाए रहोगे उससे अधिक का प्राप्त होगा। इसलिए विक्रय से जो प्राप्त होगा वो क्या होता है? प्राप्ति की अवधारणा हो जाएगा। ठीक है। 5वां पॉइंट क्या है? पृथक इकाई की अवधारणा। व्यापार की संपत्ति जो है और जो दायित्व है, जो व्यापारी रहते हैं उसकी संपत्ति और दायित्व से क्या होती है? अलग होती है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? पृथक इकाई की अवधारणा हो जाएगा। ठीक। लागत अवधारणा 6वां पॉइंट है, लागत अवधारणा। तो ये लागत अवधारणा क्या होता है? लेखा पुस्तकों में संपत्तियों को उन्हें अर्जन करने हेतु चुकाए गए मूल्य लागत मूल्य है। मतलब कि कोई भी जो व्यापारी है किसी वस्तु का क्या करता है? निर्माण करेगा या खुद खरीद के बेचेगा, तो वो जिस मूल्य पर खरीदेगा वो क्या हो जाएगा? लागत। तो जिस मूल्य पर खरीदेगा उसी का क्या किया जाता है? लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है, लेखांकन किया जाता है उसी का। तो वही लागत अवधारणा हो जाएगा। और उसको बाद में भले ही वो
बाजार मूल्य में वृद्धि करके बेच सकता है या फिर कमी हो जाता है, बाजार मूल्य तो ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका लागत अवधारणा। 7वां पॉइंट क्या है? चालू अवधारणा, चालू व्यापार अवधारणा। ठीक, तो जो चालू व्यापार अवधारणा के अंतर्गत जो व्यापार है जो है निरंतर क्या होता है? चलते रहता है, भविष्य में भी वो उसकी प्रक्रिया है जो है व्यापार की चलती रहती है। ठीक है, और जो व्यापार है तभी समाप्त होता है, जब बंद होता है, जब वो समापन ना हो जाए। ठीक है, या फिर दिवालिया नहीं हो जाए, तभी क्या होगा? वो बंद होगा। ठीक, इसी तरह से 8वां पॉइंट क्या है? लेखांकन संतुलन अवधारणा। इसके अंतर्गत जो व्यापारी रहते हैं वो लोग क्या करते हैं? किसी भी व्यापार को चालू करने के लिए क्या करते हैं? कोष की व्यवस्था करते हैं, यानी पूंजी की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? जो इसका जो कोष रहता है वो व्यापार के स्वामित्व की कोष की संपत्ति निश्चित रूप में क्या होती है? स्वामी के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, जैसे संपत्तियां बराबर समताएं, समताएं को इक्विटी भी बोला जाता है और संपत्तियों को एसेट भी बोला जाता है। आधुनिक युग में जो स्वामी है वो कोष के अलावा क्या करता है? धन भी उधार ले सकता है। कोष यानी वही पूंजी होता है। ठीक, तो जो स्वामी होता है स्वयं के कोष से ले सकता है या फिर वो क्या करता है? आपस में मिलकर भी कोष की व्यवस्था कर सकते हैं, साझेदार के रूप में कोई भी व्यक्ति से। ठीक है, और इसका जो वो फार्मूला क्या हो जाएगा? संपत्तियां बराबर स्वामित्व समता प्लस दायित्व दायित्व या बाहरी दायित्व हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग इसका 9वां पॉइंट देखते हैं। तो ये क्या है? जांच योग्य लिखित प्रमाण की अवधारणा। तो ये जो अवधारणा है वो सबसे क्या है? अनिवार्य अवधारणा है, लेखांकन की अनिवार्य अवधारणा है। इसके अंतर्गत जो लेखा किया जाते हैं उसका क्या होना चाहिए? प्रमाण होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? रसीद, बिल, बीजक, कैश मेमो, प्राप्य पत्र, देय पत्र आदि आते हैं। ठीक है, 10वां पॉइंट क्या है? पूंजी अवधारणा है। इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत जो पृथक रूप से व्यापार की पृथक रूप से पूंजी का अभिलेखन किया जाता है। ठीक है, जो व्यापार का स्वामी अपनी पूंजी क्या करता है? नगद देता है या फिर वस्तु के रूप में देता है। यानी कि जब क्या किया जाता है? व्यापार प्रारंभ किया जाता है तो उसको पूंजी की आवश्यकता होती है। तो जो व्यापारी रहता है वो क्या करता है? नगद में देगा पूंजी या फिर वस्तु के रूप में देगा। ठीक है, या फिर क्या करता है? वो आधा जो है आधा नगद पैसा देता है या फिर आधा जो है वस्तु के रूप में देता है। ठीक है, तो ये आपका पूंजी अवधारणा हो जाएगा। 11वां पॉइंट क्या है? लागत और व्यय के मिलन की अवधारणा। व्यापारिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप व्यापार की पूंजी की वृद्धि को आय व्यय के उपार्जन में वस्तुओं और सेवाओं की लागत को व्यय तथा समस्त लागतों को हानि माना जाता है। मतलब कि जब पूंजी में वृद्धि होता है, जब व्यापार कोई भी व्यापारी जो है करता है, लेन देन करता है, तो पूंजी में जब वृद्धि होता है उसको क्या माना जाता है? आय माना जाता है। ठीक है, और जब वो सेवाओं की लागत और जब उसको वस्तुओं को खरीदता है तो जो व्यय करने पड़ते हैं उसको क्या कहा जाता है? व्यय माना जाता है और हानि माना जाता है। तो ये लागत और व्यय के मिलन की अवधारणा हो गया। आपका 12वां क्या है? उपार्जन अवधारणा। यदि व्यापार की लेखांकन अवधि 1 वर्ष हो तो वर्ष का जो भी लाभ होगा वह स्वामी की समता अर्थात पूंजी में वृद्धि करता है और वर्ष के दौरान की शुद्ध हानि स्वामी की समता अर्थात पूंजी में कमी करता है। ठीक है, तो मतलब कि जब व्यापार प्रारंभ करता है कोई भी व्यापारी तो 1 वर्ष के अंदर का तो वो क्या करता है? लाभ हानि खाता निकालता है। अपने जो भी लेखा किया रहता है उसका क्या करता है? लाभ हानि खाता निकालता है। तो जब उसमें लाभ होता है तो उसका पूंजी जो है पूंजी में वृद्धि होती है। लाभ हानि निकालता है तो लाभ हो रहा है तो उसकी स्वामी की पूंजी में क्या हो रहा है? वृद्धि होता है तो स्वामी की समता कहलाता है। और अगर उसमें कमी होता है, हानि होता है तो वो क्या कहलाता है? स्वामी की समता की क्या पूंजी में कमी कहलाता है। ठीक है, तो ये उपार्जन की अवधारणा हो गए। ठीक है, यदि आपको कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैथमेटिक्स में भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका डिटेल आपको बुक में अच्छी तरह से दिया है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड टॉपिक करेंगे, अगला टॉपिक करेंगे। थैंक यू।